बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इससे पहले ये पेपर एएस ए लेवल पेपर 1 है, अक्टूबर नवंबर 2020 970912। इस पेपर के हमने पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। यकीनन आप लोगों ने प्रिपरेशंस कर ली होगी। मैंने आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट की है और एक आपको एक सिंपल सी वे जो है वो समझाई है कि अगर आप मेरे पेपर के साथ साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ना सिर्फ ये कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, बल्कि उसके जो की पॉइंट्स हैं, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखें, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसके ऊपर रीडिंग करते हैं। कुछ होते हैं कि जो कट पेस्ट लगाकर और कट कॉपी कर पेस्ट करके और उस पर सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं यहाँ हर क्वेश्चन को लाइन टू लाइन खुद सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह से अपनी हार्ड कॉपी सामने रखें और मेरे साथ उसको सॉल्व करें तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे साथ तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मैकेनिक्स 1 के पेपर भी जो है वो मैं अपलोड करूंगा। इसी हफ्ते मैंने 1 से 2 पेपर मैकेनिक्स 1 के पेपर भी अपलोड करने, ताकि आपके पूरे मैथ की तैयारी हो सकती है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का जो ग्रेड लॉस होता है या कम ग्रेड आता है वो उसमें मैकेनिक्स के पेपर का बहुत बड़ा पार्ट होता है। पेपर 1 तो मोस्टली वो सॉल्व कर लेते हैं, इजी होता है। लेकिन पेपर मैकेनिक्स 1 जो है M1 वो ज्यादातर फिजिक्स से रिलेटेड होता है और कुछ स्टूडेंट का कंसेप्ट वहां पे बहुत ही वीक होता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं सॉल्व करके पेपर अपलोड करूंगा। आप मेरे साथ पेपर को अपने उसे देखिएगा, उसके कंसेप्ट क्लियर करेगा, इंशाल्लाह बहुत मदद होगी आपकी। ओके, कम टू द पॉइंट। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं साथ साथ जहां बेसिक कंसेप्ट हो गए वो भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो देखें कि इसमें है, इन द डायग्राम ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी, इनकी रेडियस आर जो है वो सेम है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं या 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये आर के सामने थीटा है तो यहां भी ये एंगल थीटा होगा आपके पास। विद ए बी बी सी आर सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी इज थीटा रेडियन। द पॉइंट डी लाइज ऑन ए सी, ये है आपके पास ए बी डी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर ए। ये एक सेक्टर, एक सर्कल का एक पार्ट बन जाता है जिसका सेंटर ए है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा। देखिए, हमें ये शेडेड रीजन बताना है। अगर ये शेडेड रीजन देखा जाए तो ये जो डायग्राम है ये एक बड़ी ट्राइंगल और ये सेक्टर एक सर्कल के पार्ट या सेक्टर पे कंसिस्ट कर रहा है। हम सिंपल पूरी ट्राइंगल का एरिया लेकर उसमें से ये सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो वेरी सिंपल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो ये आपके पास होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ए बी डी। इस सेक्टर का एरिया जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब आपके पास यहां से हम इसे कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके पास है, ये थीटा एंड थीटा। तो दिस एंगल विल बी, क्योंकि पूरी ट्राइंगल का जो एंगल है वो डिग्री में 180 और रेडियन में पाई होता है, तो पाई -2 थीटा। जैसे देखिए ऐसे ही है, जैसे ये फॉर एग्जांपल 30 है, ये भी 30 है, तो 2 इंटू 30 60 और उसे 180 से माइनस करते हैं। क्योंकि यहाँ रेडियन की बात हो रही है तो रेडियन में जो पाई जो है वो इक्वलेंट होता है 180 डिग्री के। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये हम पाई में से माइनस करते, तो ये बिटवीन एंगल आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड आर इंटू आर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम पाई -2 थीटा, ये -2 थीटा। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। माइनस सेक्टर, सेक्टर का एरिया जो है वो आपके पास हाफ आर स्क्वायर होता है। देखें ये, मैं अगर आप इसको, वैसे तो वो थीटा के बाद भी लिखते हैं लेकिन सेक्टर एरिया जो है इसका एक रेडियन के अंदर, जब आपके पास थीटा और आर गिवन हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया ये भी होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसको भी कहते हैं। ये भी एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो -12 आर आर है और थीटा थीटा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास ले लेंगे ये सेक्टर, क्योंकि सेक्टर का थीटा जो एंगल सबटेंडेड जो है वो थीटा और रेडियस जो है इस सेक्टर का वो आर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, दोनों आर स्क्वायर बाहर काम निकालेंगे, हाफ भी बाहर लेंगे। तो दिस इज सिंपली साइन पाई -2 थीटा और माइनस थीटा। ये आपके पास इसका
इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा ये सेक्टर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बन जाता है। नाउ सेकंड पार्ट, okay, second part, in the case where r is 10, theta is 0.6, find the perimeter of the shaded region। perimeter का मतलब बता है वो बाउंड्रीज जो शेडेड से टच है। तो एक तो ये r हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आर्क लेंथ है, ये भी टच है, उसके बाद ये पार्ट जो है ये हमें फाइंड करना है कितना है। तो देखिए इसके लिए वेरी सिंपल कि आपके पास आर्क लेंथ तो फाइंड कर लें आप। सिंपल आर्क लेंथ का फार्मूला रेडियन के अंदर जो है, आर्क लेंथ इन रेडियन केस वो आपके पास होता है, आर्क लेंथ वो आपके पास होता है आर थीटा। आर्क लेंथ इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल फार्मूला आर थीटा। आर आपके पास 10 है और थीटा 0.6 है, तो आर्क लेंथ की वैल्यू तो 6 सेंटीमीटर आ गई, और ये आर आपके पास 10 है। सिंपली ये तो लेंथ आपके पास हो गई। अब हमें सिर्फ ये डीसी की लेंथ चाहिए। तो देखिए हम यहाँ से टेकिंग अ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देगा। टेकिंग परपेंडिकुलर से दिस पॉइंट इज ए बी सी डी, या हम ई रख लेते हैं इसे, ऑलरेडी डी तक यूज है। तो ये आपके पास क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बाइसेक्शन कर रहा है, परपेंडिकुलर है, तो ये 2 हाफ में डिवाइड करेगा। तो इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई, इसमें आप इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे cos थीटा, दिस इज बेस ए ई ओवर हाइपोटेनस, ये 90 के अपोजिट हाइपोटेनस ये, तो यहां से ए ई जो है वो आपके पास हो जाएगा, क्योंकि हमें ये लेंथ जो रिक्वायर है ना, तो उसमें से ये वाला रेडियस, यहां तक ये रेडियस है, तो पहले हम पूरी लेंथ जो है वो माइनस कैलकुलेट कर लेते हैं, आर कॉस थीटा। यानी कि ये वाली जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो लेंथ है ये आर कॉस थीटा है। इतनी ही लेंथ ये, क्योंकि ये आइसोसेलेस के 2 पार्ट्स की हैं, तो ए सी आपके पास फिर कितना होगा, दिस इज 2 आर कॉस थीटा। तो फिर आपके पास डीसी कितना होगा, डीसी, क्योंकि ये सेक्टर जो है ये आर रेडियस का है, तो सिंपली 2 आर कॉस थीटा माइनस आर, इसमें से हम ये पूरे ए सी में से ये आप माइनस कर देते हैं आर, तो आपके पास सिंपली यहाँ पे ये रह जाता है, तो ये आपके पास सिंपल डीसी रह जाता है। अब हम डीसी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, एट आर इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 10 कॉस 0.6 एंड माइनस 10। ये अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, ओके, तो ये आपके पास यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है 2, और cos 0.6 पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये सारी वैल्यू cos 0.6, और ये याद रखें कि जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हम रेडियन के अंदर है। ये 0.6 जो है थीटा की वैल्यू, ये रेडियन के अंदर है, तो ये ख्याल रखें कि आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए, वरना ये आंसर गलत आएगा आपका। अब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट की है, तो आपके पास ये जो लेंथ आ रही है 6.51 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपके पास सिंपली बन जाएगा जी 10 और 6.51, तो इसको हम ऐड करेंगे, ये 12 22, तो 22.51 सेंटीमीटर ये टोटल आपके पास इसका पेरीमीटर बन जाता है। तो इस तरह से हम ये कर लेते हैं। अब सिमिलरली ये आप क्वेश्चन नंबर 8, तो देखें ये मैंने, क्योंकि ये पार्ट जो है ए पार्ट के ऊपर डायग्राम है वहां पे, और बी पार्ट में डायग्राम नहीं, तो वो डायग्राम मैंने यहाँ आपकी कन्वीनियंस के लिए बना दिए, क्योंकि क्वेश्चन के लॉन्ग हम ये स्क्रॉल करते हैं तो डायग्राम ऊपर हो जाती है, फिर बार बार हमें स्क्रॉल करना पड़ता है। तो आप इस चीजों को अंडरस्टैंड करें, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं हर लाइन को, हर स्टेप को खुद सॉल्व कर रहा हूँ। मोस्टली लोग इसको स्ट्रक्चर कर लेते हैं, या वो साइड पे जो है वो कट और पेस्ट करके और कॉपी करके जो है वो करके उसके ऊपर रीडिंग करते हैं, लेकिन मैं साथ साथ टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसकी डेफिनेशंस भी, और इसके साथ साथ उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इससे पहले भी हमने पेपर 1 मई जून जो है वो अपलोड कर दिया है, और अब ये अक्टूबर नवंबर इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं मैकेनिक्स के पेपर अपलोड करता हूँ, आप ये दो, और फिर उसके बाद 19 के पेपर भी मैं अपलोड करूंगा आपके पेपर से पहले। तो आप ये 4-5 पेपर भी मेरे साथ करेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, a circle has center at the point
फाइव वन, यानी कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है ये बी है और वो फाइव वन है। पॉइंट ए -1 -2 ऑन द सर्कल, यहां कहीं पॉइंट ए है और उसके कोऑर्डिनेट -1 -2 लाइज ऑन द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो ये है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज आर। ये जनरल इक्वेशन है। इसी को एक्सपेंड करके आपने देखा होगा कि वो इसको इस तरह भी लिखते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और 2fy और प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। ये भी है, एक्सपेंड करते तो वो कांस्टेंट को कंसीडर कर लेते हैं सी के। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल ये जो एच और के हैं, याद रखें कि ये एच के जो होते हैं ये सेंटर के, ये सर्कल के सेंटर के, ये सेंटर के पॉइंट होते हैं, ये सेंटर होता है जिसपे वो सर्कल यहां से पास कर रहे, सर्कल का सेंटर होता है ये। अब उसके बाद यहाँ पे और आर जो है ये यहाँ पे इसको समटाइम यूं भी लिखते हैं और सी भी लिखते हैं, ये सी स्क्वायर या आर स्क्वायर भी लिखते हैं, ये सेंटर होता है। और फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटर 0 0 पे हो, समटाइम ये ओरिजिन से भी पास करता है, तो फिर यही सर्कल की इक्वेशन आपकी इस शक्ल में होगी, वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर इस शक्ल में। तो ये आपकी पर्टिकुलर एट द ओरिजिन है। और अदर देन ओरिजिन जब सर्कल होता है, जैसे 5 1 पे है, तो फिर आपकी जनरल इक्वेशन ये होती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें अगर इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, एक तो ये सेंटर के पॉइंट होने चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास है, और एक ये रेडियस होना चाहिए। अब क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे सेंटर जो है आपके पास, हमें ये रेडियस फाइंड करना है, सेंटर आपका बी है और ए आपका सर्कल के ऊपर है, तो ये रेडियस फाइंड करता है। हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, दैट विल बी द रेडियस। तो यहां हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये आपके पास x2 माइनस x1, ये आपके पास 5 और 1 है, और ये वाला -1 -2 है। तो x2 माइनस x1 5 माइनस 1 स्क्वायर, और उसके बाद y2 1 -2 होल स्क्वायर, दिस इज। तो ये आपके पास 636 और ये 3 + 9 और ये अंडर रूट 45 ये 45 ये आपका आर है। तो पुटिंग द वैल्यूज हेयर, x -5 ये वैल्यू ऑफ x होती है। ये जब आप लिखते हैं तो ये हमेशा ये x और ये y के सेंटर पॉइंट होते हैं। दिस इज होल स्क्वायर, सिमिलरली y -1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 45 स्क्वायर, यानी कि रेडियस आर। ये आर, ये ए सी जो है ये रेडियस, ये लेंथ होती है, इसे आप ए सी लेंथ जो कहेंगे, ये ए बी, सॉरी ए बी जो लेंथ कहेंगे, ये आपके ये रेडियस के इक्वल है। सिंप्लीफाई करें, एक्स के -10x + 25, इसी तरह ऊपर करें वाई स्क्वायर -2y + 1, दिस इज इक्वल टू 45। सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे तो ये आपके पास -10x -2y, और ये आपके पास हो गया यहाँ से 26, और ये 25 होता तो आपके पास बचता है, तो जी ये 20 और एक और गया, तो ये -19, दिस इज इक्वल टू। ये जनरल इक्वेशन ऑफ आपके पास सर्कल की होगी। आगे आए जी, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है इसका। ओके जी, ए सी इज सच दैट ए सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। सी इस तरह से है कि ए सी एक डायमीटर बनता है सर्कल का, और डी हैज अ कोऑर्डिनेट 5 16। अब हमें ये शो करना है कि डी सी इज टेंजेंट टू द सर्कल। देखिए जो टेंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस के साथ 90 एंगल बनाता है। जो दो लाइनें एक दूसरे पे 90 होती हैं, उन दोनों के ग्रेडियंट एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ग्रेडियंट अगर m है, तो इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो -1/m होगा। फॉर एग्जांपल इसका ग्रेडियंट अगर 2 आता है, तो इसका ग्रेडियंट -1/2 होना चाहिए। अगर इसका ग्रेडियंट 2 है, तो फिर इसका ग्रेडियंट -1/2 होना चाहिए। हमारे पास ए बी है और
डी बी है, तो हमारे पास अगर सी की वैल्यू आ जाए तो फिर हम डी सी का भी ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, ए सी बी का ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों के ग्रेडियंट अगर एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे तो और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो दो ग्रेडियंट एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं या परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, उनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। जो दो लाइनें एक दूसरे पे टेंजेंट जो है वो 90 बनाते हैं, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर है। सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो रेडियस या डायामीटर पे 90 एंगल बनाता है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। जो परपेंडिकुलर होंगे उनका प्रोडक्ट लाजमी माइनस होगा उनके ग्रेडियंट का। तो नाउ फॉर द पॉइंट सी, हम सी, लेट सी इज एक्स वाई फर्स्ट किया, या ए बी कह दें आप, ए बी है, सी के कोऑर्डिनेट ए बी है। तो अब आपके पास देखें कि यहां से हम बी एंड बी इज लिख लेते हैं सेंटर ऑफ ए सी। तो हम ये मिड या सेंटर आर मिड ऑफ ए सी, ये भी कह सकते हैं हम। अब देखें मिड ऑफ ए सी हम फाइंड करें तो वो आपके पास क्या होगा, x1 प्लस x2। ये आपके पास -1 -2 है, ये आपके पास ए बी है, और ये आपके पास 5 1 है। तो अब आपके पास -1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 ये आपके पास आ गया, और -2 प्लस बी डिवाइडेड, ये एसी का मिड है, एसी का मिड तो 5 1 है। तो बाई कॉरस्पॉन्डिंगली आप इसको जो है इक्विवेलेंट करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली ये -1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, और इसी तरह से -2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो 10 और ये इधर जाके ऐड होगा, दिस इज 11, और इसी तरह से ये 2 और ये इधर जाके ऐड होगा तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपके पास जो c के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो आपके पास बनते हैं c के कोऑर्डिनेट 11 एंड 4। अब आपके पास ग्रेडियंट m1, ग्रेडियंट ऑफ ac, ये फाइंड कर लेंगे हम, और m2 इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ dc, ये फाइंड कर ले। अब दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट हम चेक करेंगे, अगर वो -1 आता है तो फिर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये आपके पास हमेशा टेंजेंट ही रेडियस पे फिर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, यहां से हम इसको AC को लेंगे, AC यस। तो ये y2 माइनस y1 4 -2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस और x2 11 -1, दिस इज 6/12 1/2। और सिमिलरली डीसी आप लेंगे, दिस वन, दिस इज ये डीसी, ये आपके पास है 11 एंड 4। अब इसको आप लेंगे, दिस इज 16 -4 एंड 5 -11, दिस इज 12 एंड -6 -2। नाउ m1 into m2 1/2 -2, this is -1, hence DC is tangent to the circle। क्योंकि जो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं वो एक दूसरे पे 90 एंगल बनाती हैं, और ये आपके पास, और क्योंकि DC AC के साथ 90 एंगल बना रही है तो डेफिनेटली ये आपके पास इस पे टेंजेंट है। अगर टेंजेंट ना होता तो फिर ये 90 एंगल, ये फिर ग्रेडियंट जो है वो प्रोडक्ट इनका इक्वल नहीं होता और ये 90 एंगल नहीं बनना था, फिर ये इनका प्रोडक्ट -1 नहीं आना था। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट इसका, उसमें ये कहते हैं जी, हम नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, अब करते हैं। The other tangent from D to the circle touch the circle at E। एक और टेंजेंट है जो सर्कल को E पे टच करता है। फाइंड दी, और D से है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ E। देखें, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी एक सर्कल पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। एक, क्योंकि डी सी ऑलरेडी टेंजेंट है तो डी से ई आप एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो टेंजेंट जो है वो लेंथ में इक्वल होते हैं और वो मिलके रेडियाई के साथ एक काइट बनाते हैं, तो ये भी लेंथ में फिर इक्वल होती है। तो इस तरह से ये काइट, क्योंकि काइट की जो है एडजेसेंट लाइंस इक्वल होती हैं। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ए आपके पास ये चले बी
CDE is a kite because only two tangents can be drawn from, and only two tangents can be drawn from an exterior point of the circle. Only two tangents can be drawn on circle from the exterior point of that circle. ठीक है जी, ये इस तरह से बनता है. तो नाउ दिस इज काइट. अब अगर ये काइट है एंड हियर x coordinate of B and D are same, so BD is a symmetry line of, is a line of symmetry, ये कहेंगे हम line, is a line of symmetry, उसे हम line of symmetry कह देंगे फिर. तो so we can say that, इसका मतलब है so x coordinate of E is 4. Y coordinate of E is 4, as then hence E इक्वल टू, आपका देखें कि ये यहां से 5 से यहां तक ये आपके पास बिल्कुल इसके साथ ये कितना है, C आपके पास आ रहा था, C अभी हमने फाइंड किया था कितना था 11 4, यानी कि यहां से 6, यहां से अगर आप जाए ना लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहां से 6 यूनिट अवे है. इसी तरह से 6 यूनिट यहां होगा, तो ये 5 से जब 6 यूनिट है और 5 से 6 यूनिट आप जो लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये आपके पास फिर जाएगा -1 एंड 4 पे, तो ये ई के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं. तो लाइन ऑफ सिमेट्री से भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप दो इक्वेशंस बना के उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हैं. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया. 9, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 10 की तरफ आते हैं. Question number 10, the diagram shows part of the curve y is equal to 2/3 minus 2x whole square minus x and its minimum point m, यानी कि ये अपने मिनिमम पॉइंट पे टच होकर फिर राइज हो रही है, which lies on the x axis. Find the expression for dy dx, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन. तो ये 3 पार्ट्स हैं और ये 3 in 1 और हर पार्ट 2 नंबर का होगा. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि सम स्टूडेंट जो है वो इसको एक ही फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं और क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं. तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. फर्स्ट आप इसका डेरिवेटिव लेंगे y इज इक्वल टू 2. देखिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि ये इजी और अंडरस्टैंडिंग फॉर्म इसकी बन जाए हमारे पास. तो 3 minus 2x पावर -2, हमने डिनोमिनेटर को जो है वो रेस किया इसको और ये -x ये ऊपर ले गए. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम. फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये थोड़ी सी बॉदरिंग होती है इस तरह लिखने में, आप इसको y डैश भी लिख सकते हैं, y प्राइम कहते हैं इसे. जब हम लेंगे इसका तो ये आपके पास 2 और पावर शुरू में आती है और पावर में से एक माइनस होता है, -2 -1, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव भी लेते हैं. जब आपके पास ये एक्सपोनेंट होते हैं या पावर कुछ होती है विदाउट पावर, इसका बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं. 3 का 0 हो जाएगा, -2x का x का 1 हो जाएगा, ओनली -2 मल्टीपल में आएगा और दिस इज x का डेरिवेटिव 1. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास माइनस माइनस ये -4 और ये प्लस हो जाएगा और 8/3 minus 2x होल पावर -3 एंड -1, ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया. अब इसका हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना है, एक और डेरिवेटिव लेते हैं. इसी फॉर्म में इसे रहने देते हैं, इसको एक डेरिवेटिव और लेते हैं हम. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, ये आपके पास है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 8/3 minus 2x पावर -3 -1.
अब हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। देखें जब आप डबल डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो यहाँ डी के ऊपर स्क्र होना है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है और फंक्शन वाई का डबल डेरिवेटिव। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डबल प्राइम। अब आप इसको लेंगे, ये डेरिवेटिव इसका, तो ये 8 तो कांस्टेंट मल्टीपल है, -3 ये शुरू में आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स पावर n होता है। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर शुरू में आती है और पावर में से एक -1 माइनस हो जाता है। ये है इसका पावर रूल। अब उसके बाद 3 - 2x -4 और ये 0 हो जाएगा आपके पास। तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज -24/3 - 2x पावर 4। ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव भी है। जब हम इसको लेंगे तो ये आपके पास, और ये यहाँ पे इसको विदाउट पावर लेंगे तो ये -2 इसका मल्टीपल भी बनेगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 48, ये आपके पास 48, और ये आपके पास फाइनली इसकी ये वैल्यू आ जाती है। ये इसका डबल डेरिवेटिव। अब हमने इसका इंटीग्रेशन लेना है, मैं यहां ये कर लेता हूं। देखें y इज इक्वल टू आपके पास है 3 - 2x पावर -2 एंड -x। अब हम का इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है ये आपके पास। यहां भी इंटीग्रल ले लेते हैं दोनों साइड पे, इस तरह से dx। डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन क्या करता है, कांस्टेंट ये जो, क्योंकि सम रूल है दोनों पे अप्लाई होगा अलग अलग, और कांस्टेंट बाहर आ जाता है। 3 - 2x पावर, क्योंकि जब कांस्टेंट मल्टीपल होता है उसका इंटीग्रल नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा। सिर्फ वेरिएबल जो है, जो फंक्शंस होते हैं उनके जो वेरिएबल फॉर्म होते हैं उनके इंटीग्रल लेते हैं। इसी तरह से ये dx ये ऑपरेटर है, और इंटीग्रल ऑफ x, जब सम या सब्ट्रैक्शन हो रही तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं। यानी कि आपके पास कोई g ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x दोनों का कंबाइंड इंटीग्रल हो, तो दो, इसका मतलब है f ऑफ x का इंटीग्रल अलग प्लस g ऑफ x का इंटीग्रल अलग, दोनों के अलग अलग इंटीग्रल। अब हम यहां से इंटीग्रल लेते हैं तो ये 2 एज इट इज। इंटीग्रल में क्या करते हैं, पहले +1 करते हैं और फिर न्यू पावर से डिवाइड करते हैं। दिस इज 3 - 2x, ये +1 करेंगे, -2 + 1। अब न्यू पावर -1 बन रही है, -1 से डिवाइड होगा। फिर विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, वो -2 है। डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड करेगा, -2 यहां डिवाइड करेगा इसे। तो ये याद रखें कि जब आप इसको इंटीग्रल लेते हैं किसी भी नंबर का, x पावर n है उसका इंटीग्रल लेंगे तो क्या होगा कि पहले पावर में 1 ऐड करते हैं और न्यू पावर से डिवाइड करते हैं n+1। और फॉर एग्जांपल यहां नीचे a भी है, और अब आप विदाउट पावर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये आता है, तो डेरिवेटिव में हम वो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ -2 मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इंटीग्रल में नीचे डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव होता है, रिवर्स होता है उसका। तो सिमिलरली दिस वन, और ये आपके पास इसका इंटीग्रल जब आप लेंगे तो x की पावर ऑलरेडी 1 है, तो ये x²/2 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर सम सर्टेन कंडीशन पे हम फाइंड करते हैं। दिस इज माइनस माइनस प्लस प्लस, ये 2 से कैंसल, और ये पावर -1, सिंपली दिस विल बी 3 - 2x होल पावर 1 एंड -x²/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास इंटीग्रल, इसका कंप्लीट इंटीग्रल ये आ जाता है। 1/2 इंटू मल्टीपल भी लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आ गई। अब उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। Yes, second part. Okay, fine. By calculation x coordinate of m. x coordinate, क्योंकि m जो है वो आपका डायग्राम में मिनिमम पॉइंट है और वो टच कर रहा है x एक्सिस को, एज m is on x एक्सिस या लाई ऑन x, इट मीन m का जो x कोऑर्डिनेट तो x है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है। हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आल्सो m इज मिनिमम पॉइंट,
तो मिनिमम पॉइंट पे जो ग्रेडियंट होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यानी कि मिनिमम पॉइंट पे कोई भी कर्व है वो मिनिमम पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। इसका मतलब है उसका ग्रेडियंट जो है वो 0 बनेगा। ये जो डेरिवेटिव होता है ये भी आपके पास ग्रेडियंट फंक्शन होता है। तो फॉर द मिनिमम इट मीन dy by dx इक्वल टू 0। तो 8 3 माइनस 2x पावर 3 -1 इज इक्वल टू 0। इसे -1 को उधर ले जाएं। 3 माइनस 2x पावर 3 इक्वल टू 1। By cross multiplication this can be written as 8 is equal to 3 minus 2x पावर 3। अब क्यूब रूट लेंगे तो 3 माइनस 2x पावर, ये क्यूब रूट में इसका क्यूब रूट लेंगे तो 8 का क्यूब रूट जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। यस, 2 पावर 3 क्यूब रूट तो 2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो सिंपली 2x इज इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू 1/2। तो m का x कोऑर्डिनेट 1/2 और 0, ये आपके पास m का पॉइंट कंप्लीट बन जाता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ही हमें फाइंड करना था सिर्फ। अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये बाउंडेड बाय द कर्व, ये 1/2 और 0 में बाउंडेड है। तो हम इसके लिए जो एरिया ऑफ द शेडेड है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम फाइंड कर लेंगे इंटीग्रल से। दिस इज 0 to 1/2 और ये y dx के इक्वल होगा। तो यहां से हम, हमारे पास y जो है वो आपके पास आता है 0 से 1/2 और ये आपके पास है 2/3 माइनस 2x पावर 2। ये आपके पास कर्व है और माइनस x। तो इसका अब हमने इंटीग्रल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यस, अब हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ऑलरेडी हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर चुके हैं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इंटीग्रल ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया। इस इंटीग्रल इज 1/3 माइनस 2x। वही हम यूज करेंगे जो हमने पार्ट ए के थर्ड पार्ट में किया है ना, इंटीग्रल 1/2x स्क्वायर एंड दिस इज 0 to 1/2। इसमें हम c यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता, वो सिर्फ प्रोसेस में होता है। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। हम 1/1 इसे इस्तेमाल करेंगे। दिस इज 1/3 माइनस 2 इंटू 1/2 अपर लिमिट एंड दिस इज आल्सो अगेन 1/2। यहां पे भी हम ये 1/2 स्क्वायर, ये अपर लिमिट हमने की है। माइनस लोअर लिमिट, जब आप ये अप्लाई करेंगे इसे 3 माइनस 2 इंटू 0 और माइनस 1/2 इंटू 0 स्क्वायर, ये लोअर लिमिट आ गया। अब सिर्फ इन्हें कैलकुलेट करना है, ये से कैंसिल हो जाएगा। 1/2, ये आपके पास 1/4 और ये माइनस 1/8 आएगा यहां से आपके पास। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। दिस इज 1/3 सिंपली और ये 0 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें यहां से, इनसाइड 8 एलसीएम आएगा इसका 4 माइनस 1, दिस इज 1/3 और ये आपके पास 3/8 माइनस 1/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप। यस, तो ये आपके पास इसको एलसीएम आ गया है 24, 8 3 ये 3 3 9 माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करें आप, ये क्या बनता है आपके पास भाई। इसको फाइनली आपके पास ये इसका एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, 1/24 इसका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाता है। आप इसको यूनिट लिख सकते हैं, एरिया यूनिट स्क्वायर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। A curve has equation y is equal to 3 cos x plus 2 for 0 to the x 0 to pi, state the greatest and least value of y। जब भी इस तरह से ग्रेटेस्ट और लीस्ट फाइंड करना हो तो उसका मेथड सिंपल ये है। देखिए आपकी जितने भी कॉज और साइन की वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज साइन थीटा लेस देन
इक्वल टू 1 और माइनस, इसके वेरी करता। सिमिलरली कॉस थीटा भी आपके फॉर एनी एंगल इनके बिटवीन ही रहता है, कभी इससे अवे नहीं जाता है। एज सिंपली इसी तरह से यहाँ क्योंकि cos 2 थीटा यूज हो रहा है, cos 2 x कैन बी रिटन एज इट इज लाई बिटवीन 1 एंड -1। ये ट्रुथ है कि cos फॉर एनी एंगल विल लाई बिटवीन 1 एंड -1, इससे वे नहीं जा सकता। नाउ देयर इज अ 3 मल्टीपल ऑफ दिस, तो दिस कैन बी रिटन 3 cos 2x multiply with the both side, this is 3 and greater than -3, and there is something is adding with it, so yeah, this is 3 cos 2x plus 2, also adding on the both side 3 plus 2, and also here -2, yeah, 2 is adding, minus already is there, -1, this one 3 cos, sorry miss, yes 3, yes, तो 3 cos 2x plus 2 लेस देन और इक्वल, तो ये रेंज है आपके पास ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट आपकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपके पास 5 है, और मिनिमम जो है वो -1 है। स्केच द ग्राफ ऑफ दिस, देखिए इसका अगर हम स्केच बनाते हैं तो हमारे पास ये स्केच इस टाइप का बनेगा। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ताकि हम इसकी वैल्यू को इजीली देख सकें। तो ये आपके पास इसका स्केच बनता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर हम बनाएं तो ये आपके पास इस टाइप का ग्राफ बनेगा। क्योंकि ये मैक्सिमम आप 0 से पाई तक एक्स को 0 पुट करते हैं ना आप इसमें, तो ये 1 हो जाएगा। cos 0 जो है वो 1 होता है, तो मैक्सिमम 5 है। फॉर एग्जांपल 5 इज हियर, हमने सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेनी होती है, ये 5 है। उसके बाद ये आप मूव करते हैं, आप डिफरेंट एंगल्स के लिए आप इसको वैल्यू ले लें। cos थीटा जो 0 के लिए चेक कर लें, π/4 के लिए चेक कर लें, उसके बाद π/2 के लिए चेक कर लें, इसी तरह से 3π/4 के लिए चेक कर लें आप, और पाई के लिए चेक कर लें। तो डिफरेंट एंगल्स के लिए आप चेक कर लें। तो इसकी आप ये वैल्यूज आप अपने खुद करना है, क्योंकि ग्राफ सिर्फ आपने कैलकुलेटर से करना है। तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट जो है आप π/2 पुट करते हैं, π/2 पुट करते हैं, 2 से कैंसल, तो ये आपके पास cos पाई -1 होता है। -1 इससे मल्टीप्लाई होगा -3, क्योंकि ये आप 3 cos 2 इंटू π/2 लेते हैं +2, तो ये वैल्यू आप 2 से कैंसल, तो cos पाई -1 होता है, 3 माइनस ये +2, तो -1 आता है। तो यानी कि कहीं भी आप π/2 रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये π/2 है आपके पास, तो इसके बाद ये यहाँ पे -1 तक आएगा। उसके बाद ये फिर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास डिफरेंट वैल्यू, और फिर उसके बाद इतने ही गैप पे 90 और 90 यहाँ पाई के बाद ये फिर दोबारा 5 पे चलेगा। तो ऑलमोस्ट ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका, इस टाइप का। ये आप डिफरेंट वैल्यूज लेके इसको स्केच कर सकते हैं, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। बनाना चाहेंगे तो आप बन जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब उसके बाद सिंपली वो कहता है कि बाय कंसीडरिंग द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू kx, where k is a constant state, the number of solution of the equation for this equation kx, यानी कि y is equal to kx, कब ये इसके जहां इक्वल हो जाते हैं, each of this k is -3, तो y is equal to kx अगर आप लेते हैं और k को -3 रखते हैं तो -3x, तो -3x आप लेंगे। आप इसके लिए देखें, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ करनी है तो 2-3 पॉइंट लेना है। x को 0 लेंगे y 0 आएगा, x को 1 लेंगे तो y -1 आएगा, ये 1 लेंगे तो -3 आएगा। तो ये यहाँ पे ये लाइन इस टाइप की है कुछ, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 0 पे 0 है, 1 पे -3 है, तो ये लाइन इस तरह से पास कर गई है, y इज इक्वल टू -3x। तो इसमें नो सोल्यूशन, इसके लिए नो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, नो सोल्यूशन, क्योंकि ये इज नॉट टचिंग द ग्राफ, ये ग्राफ को टच नहीं कर रही है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट की है। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपके पास है k इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k लेते हैं, सॉरी k इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू x, k की जगह ये kx है ना, तो y इज इक्वल टू x रखते हैं, तो y इज इक्वल टू x, तो आपके पास ये होता है ये x1 y1 x2 y2, तो इस टाइप का। तो ये इसी तरह से जाते हुए, क्योंकि ये मेरा ग्राफ जो है वो नॉट स्केल है, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो इस टाइप की लाइन को पास करेगी, ये कुछ इस टाइप की लाइन जो है वो पास कर देगी आपके पास। तो यानी कि ये यहाँ से 2 सॉल्यूशंस इट विल बी हैज, ये इसके पास 2 सॉल्यूशन होंगे इसके, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा तो नॉट स्केल है, मैं उस तरह से इसको
पास नहीं करा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू, टू सॉल्यूशन बिकॉज इट क्रॉस द ग्राफ इन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से क्रॉस करेगा ये। आप इसको जब स्केल करेंगे ना तो फिर ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट नजर आएगा। सिमिलरली के इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास है के इक्वल टू 3। अब आप के इक्वल टू 3 लेते हैं यहां से, क्योंकि मैं ग्राफ थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि क्लियर मुझे नजर आए। सॉरी, के इक्वल टू 3 आपको अगर देखते हैं आप इसे, हम इसे नीट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपके पास, तो के इक्वल टू 3, ये आपके पास y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x, वेरी ग्रेडियंट जो है वो काफी लार्ज है इसका, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह से पास करेगा, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है ना। तो ओनली वन सोल्यूशन इसके पास, ओनली ओनली वन सोल्यूशन, आपके उसने नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा तो ओनली वन सोल्यूशन इट हैज। तो ये आप इसका आंसर यहां तक दे सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए जी आगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है, इसके बाद फंक्शन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, function f, g and h are defined for x belong to R by this: f of x 3 cos 2x plus 2, g of x f of 2x plus 4। देखें यहाँ यहाँ पे x, f of x वही है लेकिन x की जगह 2x कर दिया है ना, तो यहाँ पे जब 2x रखेंगे तो ये आपका 4x बन जाएगा, तो ये 1/2 की रेशो से। और उसके बाद ये h जो है ये बिल्कुल फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, तो ये उसकी डोमेन बन जाती है। डिस्क्राइब फुली द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x ऑन टू y इज इक्वल टू g ऑफ x। तो वेरी सिंपल, मैंने जो पहला पेपर है उसमें विद डेफिनेशन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने एक्सप्लेन भी किया और वहां पे उसकी डेफिनेशन लिखी भी है। तो काइंडली जरा डिफिकल्ट होता है कि हम उसको दोबारा से इसी तरह से लिखें, मैं जस्ट हिंट में इसे बता देता हूं। आप पहले जो फर्स्ट पेपर है मई जून का, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां से इसके आंसर को इसके साथ मैच करके लिखें। ये जो फर्स्ट बनता है आपके पास, ये आपके पास इट इज स्ट्रेच, वहां मैंने इसको बताया है, इट इज स्ट्रेच ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x बाई फैक्टर, वहां मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। या आप थोड़ा सा बुक से भी देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट, फैक्टर ऑफ 1/2 पैरेलल टू, जब भी इस तरह से कोई आपके पास f ऑफ 2x होता है तो ये आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस फैक्टर बनता है, पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली सेकंड आपके पास इसकी जो बनती है, ये आपके पास इसके लिए बनाया ना, क्योंकि ये तो ओरिजिनल फंक्शन है, ये g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 4। ये 4 ओरिजिनल फंक्शन में इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो दिस इज ट्रांसलेशन, दिस इज ट्रांसलेशन बाई, ये वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है 0 4 के साथ। 0 4 के मतलब है +4, ये y एक्सिस के y लॉन्ग y एक्सिस है, यानी कि इट अपवर्ड, ये अपवर्ड जाता है ग्राफ, उसको 4 यूनिट अबव कर देता है। सिमिलरली सेकंड आपके पास h ऑफ x, ई पार्ट लेते हैं हम इसका, ये डी को आपने इसने एक्सप्लेन कर दिया ये आपके पास। इसी तरह से इसका ई पार्ट ले लें। ई पार्ट में उसने पूछा है कि यहां से, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x और g ऑफ x का रिलेशन जो है ये ट्रांसलेशन से हम बता दे। इसके बाद इसका ई पार्ट है वो नीचे है, तो मैं पेपर से देख के ही उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा इस ओरिजिनल को। तो हम चलें कर लेते हैं कि उसमें ये आपके पास है, यस, एफ एक्स और जी एक्स का। तो देखें ये वहां आप पेपर में या बुक से इसकी ट्रांसलेशन, ये काफी थोड़ा सा डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है इसमें, कंसिस्ट करता है और अंडरस्टैंड करना है आपने। मैंने अपने फर्स्ट पेपर में इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट वे में, डेफिनेशन में भी बताया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स और एच एफ एक्स का रिलेशन, ये इस तरह फंक्शन का रिलेशन वो क्या बनता है। तो जब आप इसको एच एफ एक्स को इन फॉर्म ऑफ एक्स देखेंगे, दिस इज टू
ये स्ट्रेच बन देता है, और दिस इज x प्लस 1/2 पाई। ये तो ये आपको बताता है कि यहाँ पे ये ट्रांसलेशन है विद दिस, क्योंकि ये जब x के साथ कुछ ऐड होता है तो ये अलोंग x एक्सिस, एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल फॉर्म वहां मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्स माइनस एच होता है वहां पे ना, इस तरह से। तो ये आपके पास आप देखिएगा थोड़ा सा डेफिनेशन, मुझे जरा डिफिकल्ट, थोड़ा सा बार बार लिखना जो है वो अच्छा नहीं लगता, और ये डेफिनेशन थोड़ा सा फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। आप इसको फर्स्ट पेपर की डेफिनेशन के साथ या ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन के साथ मैच कीजिएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये ट्रांसलेशन है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस विद वेक्टर, ना भी नेगेटिव के तो विद वेक्टर -12 1/2 पाई 0, ये है। और सेकंड इसमें ये 2 मल्टीपल है, ये स्ट्रेच है, स्ट्रेच ये वहां हमने बताया हुआ है, स्ट्रेच बाई अ फैक्टर। जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो हाफ फैक्टर बनता है, जब बाहर मल्टीप्लाई होता है तो वो कंप्लीट फैक्टर बनता है, फैक्टर ऑफ 2 पैरेलल टू वाई एक्सिस। यस, पैरेलल टू, वहां मैंने डेफिनेशन के साथ लिखा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शंस बनती है। तो इस तरह से हमने ये पेपर 2 अक्टूबर नवंबर का भी सॉल्व कर लिया है। हमारे पास ये पहले वीडियोस में हमने 1 से 7 तक सॉल्व किया है, इस वीडियो में हमने 8 9 10 और 11 सॉल्व किया है। आप इन पेपर्स को बिल्कुल बार बार रिपीट करके देखें, मैक्सिमम टाइम इसके साथ स्पेंड करें ताकि आपकी तैयारी हो सके। बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं जो है बाकी पेपर भी अपलोड करूंगा, और मैकेनिक्स के स्पेशली जो है वो पेपर अपलोड करूंगा। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वॉच टाइम जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा लगाएं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।